प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी साहब, दो चीजें मैं जरा आपसे इसलिए पूछ लूं कि एक तो दिल्ली में है, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, उसी की सारी पेशबंदी है, लेकिन एक एक जो बात हमारे देशपांडे साहब ने उठाई, मैं उस पर भी जरा समझना चाह रहा हूं। क्योंकि देखिए, एक दिक्कत मुझे सोनम वांगचुक का, मैंने कल कुछ जम्मू कश्मीर में कुछ मित्रों से बात की। जम्मू कश्मीर के लोग सोनम वांगचुक से बहुत नाराज हैं। उनका कहना यह है कि जब 370 हटा था तो सोनम वांगचुक ताली बजाते हुए बीजेपी के साथ खूब ठीक से खड़े हुए थे, उनको बहुत अच्छा लगा था और वो बिल्कुल ठीक से थे, इससे क्या क्या होगा, और वो कंफर्टेबल थे हरदम बीजेपी के साथ। अभी उन लोगों का कहना है कि जब कश्मीर में इतने बच्चे मारे गए, इतने लोग मारे गए, उसमें सोनम वांगचुक कभी भी एक शब्द नहीं बोले थे। तो एक तो उनका ये उनकी अपनी घरेलू लड़ाई है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। लेकिन एक लार्जर चीज मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं, और आप बोल लीजिए, लास्ट में फिर देशपांडे साहब भी क्लोज कर लेंगे क्योंकि उन्हीं से मुतालिक है, कि आज सोनम वांगचुक जब चिट्ठी, देखिए पहली चीज इन लोगों ने ये कहा, दीपके साहब और इन लोगों ने, कि यहां कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आए, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आए। तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आए तो वहां पे आयशा के बच्चे आए, उन्होंने कुछ गाना बजाना करते हैं, वो रोज नारे हरे अच्छे लगा लेते हैं। आप ही ने कहा था यहां कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आए। अब आप हर एक को चिट्ठी लिख रहे हैं, और उसमें एक अजीब सी चीज मुझे ये लगी, आप बिल्कुल राहुल गांधी को, आपने राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी, बिल्कुल लिखनी चाहिए, बिल्कुल उनसे कहना चाहिए कि यहाँ आइए, लेकिन उसी सांस में आप जेपी नड्डा, नितिन नवीन, इन लोगों को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं किसी भी पॉलिटिकल, एंड ऑफ द डे सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके लिए सब पार्टीज बराबर हैं, आपके लिए बीजेपी और आपके लिए कांग्रेस और आपके लिए सारी पार्टी बराबर हैं? तो मेरे हिसाब से फिर किसी को भी बुरा लगेगा अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन नवीन को एक उस पर तराजू पे रखेंगे इस समय लोकतंत्र बचाने में। तो मैं इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा, और क्लोजिंग स्टेटमेंट देशपांडे साहब करेंगे, क्योंकि ये सोनम वांगचुक साहब का ये वाला जो चिट्ठी लिखना गया है, जो भी उनकी रणनीति हो, एक तरफ आप कहेंगे कोई पॉलिटिकल आदमी ना आए, और फिर आप कहेंगे पॉलिटिकल लोग आए, लेकिन उसमें नितिन नवीन भी आए, जेपी नड्डा भी आए। नितिन नवीन और जेपी नड्डा के साथ जाके अगर ये शेयर कर रहे हैं मंच, तो भाई मैं इसके बहुत तरफ नहीं हूं। प्रोफेसर अरुण त्रिपाठी साहब, जरा इसको समझाइए। हाँ, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो है संक्षेप में ही जल्दी जल्दी मैं करूंगा। जो भी इस राजनीति को देखने वाले हैं, उन लोगों ने जो है वो खासकर मैं CSDS वगैरह का जिक्र करना चाहूँगा। हमारे इसके पहले किदवई साहब थे, उन्होंने 2-3 किताबों का जिक्र किया था। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, इसलिए प्रोफेसर इकबाल नारायण को जानते होंगे, जो कि BHU के वाइस चांसलर भी थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। और सबसे पहली किताब स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया उन्हीं की आई थी। उसके बाद मायरन बीनर की किताब जो है 1968 में आई थी। और फिर जो है वो CSDS के तमाम रिसर्च पेपर्स और तमाम चीजों को मिला करके हमारे मित्र हैं अरविंद मोहन, जिन्होंने किताब संपादित की थी लोकतंत्र का माया लोक। उसमें योगेंद्र यादव के कई लेख हैं, और उसमें तमाम ऐसे लोगों के भी लेख हैं जो तमाम राज्यों में राज्य की जो क्षेत्रीय दलों की राजनीति किस तरह से उठ रही है और उसका क्या सिनेरियो बन रहा है, इस पर जो है बहुत शोधपरक लेख है। चाहे AGP का मामला हो, चाहे NCP का मामला हो, चाहे अकाली दल का मामला हो, चाहे DMK का मामला हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मामला हो। तो वो एक पैनोरामिक व्यू इंडियन पॉलिटिक्स में जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी ग्रोथ पे उन्होंने लिखा था। आज जो किताब जो है वो 67 की का जो डिबेट है वो ये है कि भारत में 60 के दशक तक ये स्थिति थी कि रीजनल पार्टीज कुछ भी करती रहे, केंद्र पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 67 में ऐसा हुआ कि रीजनल पार्टीज की एक्टिविटीज से सेंटर पर फर्क पड़ने लगा। धीरे धीरे 80s और लेट 90s तक ये हुआ कि रीजनल पार्टीज सेंटर की गवर्नमेंट तय करने लगी। रीजनल पार्टीज ये डिसाइड करने लगी कि उनके एक वोट से केंद्र की सरकारें गिरने लगी। वाजपेयी जी की सरकार 1 वोट से गिर गई। तो अब रीजनल फोर्सेज की ये हैसियत हो गई कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनाए, क्या करे, ये तय करने लगी। और शायद कांसीराम का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट भी है कि हम केंद्र में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि हम अपने एजेंडा को लागू कर सके। तो रीजनल फोर्सेज का जो हैसियत थी वो बढ़ी थी 90s में। और इवन जो है वो NDA की भी कोalition गवर्नमेंट चलाई वाजपेयी जी ने, UPA की भी कोalition गवर्नमेंट चलाई जो है आपने मनमोहन सिंह ने।
और इस तरह से जो है 10 साल मनमोहन सिंह ने चलाई, रीजनल पार्टीज की हैसियत बनी, वो इंटैक्ट बनी रहती थी। और कोई जो है वो पार्टी अगर किसी को खरीदती थी, अगर किसी से मदद ले रही थी, बल्क में लेती थी, तोड़फोड़ नहीं करती थी। तो अब एक जो है वो अभी जो मामला है 2024 के बाद, और खासकर जो है 2014 के बाद एक नया पैटर्न शुरू हुआ। लेकिन 24 में जो पार्टी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो जो है अब सब रीजनल फोर्सेस को तोड़ रही है, मरोड़ रही है और एक अलग तरह से काम कर रही है। ये फिनोमेना देखने लायक है। योगेंद्र यादव वगैरह ने, तमाम CSDS के पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने 90s के डिकेड को कहा था कि दिस इज सेकेंड डेमोक्रेटिक सर्ज, ये दूसरा लोकतांत्रिक उभार है जो भारत में हो रहा है। और ये उन पार्टीज का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, इस पे बिना विचार किए हुए, और बिना विचार किए हुए कि इकोनॉमिक प्रोसेस कौन सी चल रही है और वो आगे कहाँ ले जाकर के कल्मिनेट होगी, बिना इस बात पे विचार किए हुए उसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया। और भारत के जो तमाम जो है आशुतोष भाषणे वगैरह से लेकर के तमाम जो ग्लोबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इंडिया से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस पूरी प्रोसेस को बहुत ग्लोरीफाई किया। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो डेमोक्रेटिक सर्ज, डेमोक्रेटिक वेव बैडली कोलैप्स हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में मैं डेमोक्रेसी की कोई होप अब देख नहीं रहा हूं। ये मैं बहुत दावे के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्योंकि अब जो है राहुल गांधी और सोनम वांगचुक की फंसी हुई है। इनको बुलाया तो उनको नहीं बुलाया, ये लेफ्ट वाले, अच्छा उनकी लेफ्ट से भी फंसी हुई है। उनकी जो है वो दीपंकर भी बहुत उनसे खुश नहीं है, लेफ्ट की कोई हैसियत नहीं है। तो आंदोलन करने की इस देश में किसी की हैसियत नहीं है। राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोक लिया जा रहा है। और आप तो कांग्रेस के लोगों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जानते होंगे। मेरी भी जो कुछ लोगों से बात होती है, किसी के भीतर मूवमेंट करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। हर आदमी यही कहता है कि मूवमेंट करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, मारे जाओगे, और दूसरा डर यह है कि जनता साथ आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये जो है वो अभिजीत दीपके ने जो अपना डाला था पोस्ट, और उस पर लाखों करोड़ों लोग आ गए, उससे लगा कि एक महापरिवर्तन की लहर भारत में चल रही है और कोई बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। वहां जो लोगों की हैसियत है वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है। सोनम वांगचुक का जो मामला आप कह रहे हैं, सोनम वांगचुक का जो एक तरह से जो फ्लिप फ्लॉप है, वो हम सब लोग देख ही रहे हैं। पर भारतीय राजनीति में किसके फ्लिप फ्लॉप पर हम गौर करें? आखिर आइए ये बताइए। जो है ममता बनर्जी, जिसपे हम किस पे दांव लगाएं? ममता बनर्जी पे हम लोग दांव लगाए थे सेकुलरिज्म को बचाएंगी। ममता बनर्जी का एक रिकॉर्ड जो है एनडीए के साथ रहने का है। ममता बनर्जी का एक रिकॉर्ड कांग्रेस के साथ रहने का है। ममता बनर्जी का एक रिकॉर्ड जेपी की जीप पे और जेपी की कार पे कूदने का है। तो ममता बनर्जी का अब रिकॉर्ड जो है वो माथा पीटने का है, और पार्टी उनकी टूट गई। इसी तरह से तमाम पार्टियां जो है, टीडीपी का अपना अलग रिकॉर्ड है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो शरद पवार का अपना, शरद पवार ने कांग्रेस से अलग ही इसलिए हुए थे कि भाई सोनिया गांधी को नेता न बनाया जाए, और एक विदेशी मूल का मामला है। फिर वो कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में भी रहे। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो आनंद जी किसी का नहीं ठीक है। अभी सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपका जो कहना है मैं उससे सहमत हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग किस्म के पॉलिटिकल सिग्नल्स जा रहे हैं। उस पॉलिटिकल सिग्नल से कुछ नहीं होना है। अब ये है कि वो एक भारत के एक प्रतिष्ठित जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 170 दिन जेल में रह करके आए हैं और बीजेपी से भुगत करके आए हैं। फिर भी उनको लग रहा है कि सॉफ्ट तरीके से बोलने से हमारी कोई बात मान ली जाएगी, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन हमसे पहले अभी जो समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता थे ये किदवई साहब, एक स्टेटमेंट देके गए थे। मैं उधर भी आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। 2006 में एमजी वैद्य का स्टेटमेंट है कि बीजेपी और कांग्रेस को एक हो जाना चाहिए, और क्योंकि जो है ये मामला एक तरह से देश के हित का है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये माधव गोविंद वैद्य का स्टेटमेंट ही नहीं है, ये जस्टिस जगदीश भगवती का भी स्टेटमेंट है। और ग्लोबलाइजेशन के जितने समर्थक थे वो यही थ्योरी प्रोपाउंड कर रहे थे कि जब इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, तो बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग पार्टी के रूप में क्यों रह रहे हैं? इनको सेंटर में एक हो जाना चाहिए और मिलजुल करके शासन करना चाहिए। तो आज जो भारतीय राजनीति की दुर्दशा हो रही है, जिसके बारे में विवेक देवराय, जिनका निधन हो गया, विवेक देवराय का लेख इकोनॉमिक मिंट में छपा था शायद, उसमें उस लेख का ये था बोलूं आप कि टू मच डेमोक्रेसी,
और कोई संविधान इतने दिनों तक नहीं चलाया जाता। ये संविधान बदल देने की जरूरत है। संविधान हमारी तरक्की में रोड़ा बना हुआ है, अड़चन बना हुआ है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस करनी है तो हमको जो है वो इस संविधान को हटा देना चाहिए, और जो है एक ब्रॉडर जो है वो बहुत डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो कुल मिला करके उस बात को उस समय दबा दिया गया था। विवेक देवराय अब इस दुनिया में नहीं है, महाभारत वगैरह का अनुवाद किया था उन्होंने, और सब दूसरे काम किए थे, विद्वान आदमी थे। लेकिन जो लाइन दे करके गए हैं वो उसी लाइन पे चीजें चल रही हैं, उसी लाइन पे मामला जो है वो सीधे सीधे जा रहा है। और मैं ये भी कहूंगा कि मैंने तो इंटरव्यू लिया था एक बार रज्जू भैया का, जो है वो झंडेवालान के दफ्तर में, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज पर भी मैंने पूछा। वो लंबा इंटरव्यू लोकमत टाइम्स के दीपावली विशेषांक में छपा था, लोकमत समाचार के। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, हम लोग तो इन्हीं जो है लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज के को चाहते थे शुरू से, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को। वो तो हमारी ही लाइन पे ये इन्हीं की सरकार थी, शायद जो है वो कांग्रेस की सरकार थी या जो है वो रामो बामो की सरकार थी, वो बहुत खुश थे। तो हमको जो है सिर्फ बीजेपी का या संघ परिवार का जो महाराष्ट्र केंद्रित जो उनकी राजनीति और वैचारिक जो है वो एक तरह से महाराष्ट्र की फैक्ट्री में जो उनके विचार तत्वों का निर्माण हुआ है, उसको तो देखना ही चाहिए। विवेक जी के इस एनालिसिस से, या अनिल ने जो बात प्रस्तुत की वो तो बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस अनिल और विवेक जी ने की। तो ये चाहे सारी चीजें हैं, लेकिन हम इस पूरी प्रोसेस को इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रोसेस से डिटैच करके हम नहीं देख सकते। इस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने एक बेहद स्वार्थी, एक मूल्यहीन, एक अनैतिक मध्य वर्ग और नेताओं की जमात पैदा की है, जिसके लिए कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से दबाव आ जाए, वो थाली के बैगन हैं, वो कहीं भी लुढ़क करके जा सकते हैं। और वो यही जस्टिफाई करेंगे कि जनता की भारी मांग यही थी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तमाम चैनलों पे आप देख लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि ये लोग जनता की भारी मांग पे जा रहे हैं। तो इतने बेशर्म, इतने निर्लज्ज राजनेताओं से किसी देश का लोकतंत्र नहीं चलता। इतनी असमानता, इतना विभेद, इतना विद्वेष रख करके भी कोई लोकतंत्र नहीं चलता। आप लिख लीजिए कि लोकतंत्र 26 में कोलैप्स करेगा या 27 में कोलैप्स करेगा। और किदवई साहब बड़े दावे के साथ ठोक के जा रहे थे। ठीक है, कांग्रेस सपा का अलायंस हो जाए, जो भी हो जाए। आपने सही कहा कि कभी भी कोई रीजनल पार्टी टूट सकती है, किसी को भी तोड़ा जा सकता है। एवरी पार्टी इज वल्नरेबल। कांग्रेस के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो राहुल गांधी की जो सोशल पॉलिसीज हैं, जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, उससे बहुत एग्रीमेंट नहीं है उनका, बहुत खींचतान है। और मूवमेंट होगा या नहीं होगा इस देश में, मुझे तो बहुत संदेह है। विवेक जी ने एक बात कही, उस पर मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा। जयप्रकाश नारायण जी की बहुत गलतियां हैं, और जयप्रकाश नारायण जी राजनीति छोड़ के चले गए, विनोबा जी के साथ चले गए, और इसके अलावा जो है वो अलग अपोजिशन की पॉलिटिक्स लोहिया जी भी क्रिएट करते रहे। और ये लोग आरएसएस की बढ़त के लिए जिम्मेदार बताए जाते हैं, हो सकता हो भी। लेकिन जिस आरएसएस से आज कांग्रेस पार्टी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मांग रही है, 55 साल के शासन में क्यों नहीं मांगा गया? या अभी पंजाब की समस्या पर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, हम लोग बहुत दिनों से पंजाब को देख रहे हैं। पंजाब की मिलिटेंसी में कुछ रोल कांग्रेस पार्टी का भी है, और अयोध्या में जिस तरह से ढील दी गई उसमें भी कुछ रोल कांग्रेस पार्टी का है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से आज बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैंने करीब 20 साल से उस पर अटैक करना बंद कर दिया है। मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं। लेकिन फिलहाल जब जेपी लोहिया और जो है जितने मूवमेंट हुए आफ्टर फ्रीडम के बाद जो है भारत में, सबको आप कटघरे में रखते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इस देश में लेफ्ट मूवमेंट करें, मूवमेंट करें, गांधीयन करें, कैसे करें, या मूवमेंट ना करें, हर मूवमेंट के पीछे आरएसएस आ जाता है, कोई विदेशी शक्ति आ जाती है। क्या करें क्या ना करें, मेरे पास भी कोई सीधा जवाब नहीं है। हर आदमी डाउटफुल है, और हर आदमी के पीछे आरएसएस खेल रहा है, हर आदमी के पीछे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां खेल रही हैं। इस कंफ्यूजन के माहौल में हम अपने मंच से जनता को क्या संदेश दें, ये मेरे लिए भी बहुत कठिन है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि चीजें होती हैं, एक अंतरात्मा और एक लोकतंत्र की नाक, इसको बचाइए, इसको कटाइए नहीं, और अंतरात्मा की आवाज सुनिए, कहीं से तो सच निकलेगा ही निकलेगा।